हम्म। तो आज हम 18वीं सदी के भारत के एक ऐसे शासक की कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही शेर की छवि सामने आती है। टीपू सुल्तान। जी हाँ, टीपू सुल्तान। शेरे मैसूर के नाम से तो उन्हें सब जानते हैं, लेकिन आज हम इस नाम के पीछे के इंसान, उसकी सोच और उसकी सल्तनत को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत है वो बताते हैं कि 1782 में जब पिता हैदर अली की मौत हुई, युद्ध के बीच में। हाँ, युद्ध के बीच में, तो टीपू ने सिर्फ एक गद्दी नहीं संभाली, उसने अंग्रेजों के खिलाफ एक ऐसी लड़ाई को आगे बढ़ाया जो भारत का भविष्य तय करने वाली थी। और ये लड़ाई सिर्फ तलवारों की नहीं थी, ये सोच की लड़ाई थी, हम्म। टेक्नोलॉजी की थी, कूटनीति की थी। हैदर अली ने मैसूर को एक बहुत ताकतवर राज्य तो बना दिया था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन टीपू का सपना कुछ और था। वो इसे एक मॉडर्न राज्य बनाना चाहता था, यूरोपीय ताकतों की टक्कर का। बिल्कुल। और आज हमारी बातचीत इसी पर होगी कि टीपू ने ऐसा क्या अलग किया, मतलब वो कौन सी बातें थीं जो उसे अपने दौर के बाकी भारतीय राजाओं से एकदम अलग खड़ा करती हैं, और आखिर क्यों अंग्रेज उसे अपना सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक दुश्मन मानते थे। तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं। गद्दी पर बैठते ही टीपू ने एक ऐसा काम किया जो उसके पिता ने कभी नहीं किया था। उसने बादशाह की उपाधि ली। हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात, क्योंकि उस दौर में मुगल बादशाह दिल्ली में थे, भले ही कमजोर थे पर थे तो वही। ऐसे में मैसूर के एक सुल्तान का खुद को बादशाह कहना, इसके पीछे क्या सोच रही होगी? देखिए, ये एक बहुत ही सोचा समझा राजनीतिक कदम था। हैदर अली ने उन्होंने हमेशा खुद को मैसूर के जो हिंदू वडियार राजा थे, उनके एक सिपह सलार के तौर पर ही दिखाया। अच्छा, एक दिखावे के लिए? हाँ, भले ही असल ताकत उन्हीं के हाथ में थी, लेकिन टीपू ने ये दिखावा खत्म कर दिया। बादशाह का टाइटल लेकर वो दो बातें साफ कर रहा था। पहली कि मैं दिल्ली में बैठे कमजोर मुगल बादशाह के अधीन नहीं हूं, मैं एक स्वतंत्र शासक हूं। और दूसरी? और दूसरी जो शायद ज्यादा जरूरी थी, वो ये कि मैं ही मैसूर का असली और कानूनी हुक्मरान हूं। ये अपनी सत्ता पर, अपनी लेजिटिमेसी पर एक तरह से मोहर लगाने जैसा था। और इसी दावे को शायद मजबूती दी उसकी छवि ने। उसको का वो मशहूर कथन है ना, भेड़ की तरह 100 साल जीने से अच्छा है शेर की तरह एक दिन जियो। हाँ बिल्कुल, यहीं से शेर मैसूर का नाम आया। ये लाइन उसकी पूरी शख्सियत को, उसके तेवर को बयां करती है। वो किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं था। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, कि उसके और भी नाम थे, जैसे नागरिक टीपू, और उसके दुश्मन तो उसे सीधा साधा दैत्य भी कहते थे। हाँ, सिटीजन टीपू और सिंपल मॉन्स्टर। एक मिनट, शेरे मैसूर और नागरिक टीपू, ये तो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी बातें लग रही हैं। एक तरफ एक योद्धा की छवि है, दूसरी तरफ एक आम नागरिक जैसा टाइटल। इसका क्या मतलब हुआ? यही तो उसके व्यक्तित्व की जटिलता है। शेरे मैसूर उसकी बहादुरी और जंग के मैदान की छवि थी, लेकिन नागरिक टीपू का टाइटल उसे फ्रांसीसी सिपाहियों ने दिया था। फ्रांसीसियों ने? क्यों? क्योंकि वो उसकी सादगी और उसकी नई सोच से बहुत प्रभावित थे। वो एक पढ़ा लिखा शासक था। उसे कन्नड़, उर्दू, अरबी, फारसी कई भाषाएं आती थी। उसकी अपनी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। तो यूं समझिए कि वो एक ही समय में एक योद्धा भी था, एक विद्वान भी, और अपने दुश्मनों के लिए एक खौफ भी। तो ये अलग-अलग नाम दिखाते हैं कि उसे किसी एक खांचे में फिट करना कितना मुश्किल है। बहुत मुश्किल। तो एक तरफ तो ये बादशाह वाली उपाधि और शेर वाली छवि है जो उसकी महत्वाकांक्षा को दिखाती है, पर क्या ये सिर्फ दिखावा था, या उसने वाकई एक मजबूत, एक मॉडर्न राज्य बनाने के लिए कुछ ठोस कदम भी उठाए? पारंपरिक तरीकों से नहीं लड़ा जा सकता। सही बात है। उनसे लड़ने के लिए उनकी ही तरह की मॉडर्न सेना चाहिए, मॉडर्न प्रशासन चाहिए और एक मजबूत अर्थव्यवस्था चाहिए। और उसने इन तीनों पर एक साथ काम किया। सेना की बात करें तो स्रोतों में एक बहुत ही हैरान करने वाली बात का जिक्र है, युद्ध में रॉकेट का इस्तेमाल। हाँ, रॉकेट। हम तो आज रॉकेट को स्पेस टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं, लेकिन 18वीं सदी में युद्ध में रॉकेट, ये कैसे मुमकिन हुआ? हाँ, और ये कोई छोटे मोटे पटाखे नहीं थे। ये लोहे के बने हुए करीब करीब 2 किलोमीटर तक मार करने वाले रॉकेट थे। टीपू ने अपने पिता की छोटी सी रॉकेट यूनिट को एक पूरी ब्रिगेड में बदल दिया था, जिसमें करीब 5000 सैनिक थे। 5000? जी, ये उस वक्त के लिए एक गेम चेंजर टेक्नोलॉजी थी। अंग्रेज जब पहली बार इन रॉकेटों के हमले का शिकार हुए तो वो बुरी तरह घबरा गए थे। असल में बाद में अंग्रेज यहाँ से इन रॉकेटों को स्टडी करने के लिए इंग्लैंड ले गए, और कहते हैं कि वहीं से यूरोप में मॉडर्न रॉकेट टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। मतलब टीपू सिर्फ हथियार इस्तेमाल नहीं कर रहा था, वो एक तरह से भविष्य की युद्ध की दिशा तय कर रहा था। बिल्कुल। और ये तो सिर्फ सेना की बात हुई,
प्रशासन में भी तो उसने बड़े बदलाव किए, जैसे जमींदारी व्यवस्था की जगह रैयतवाड़ी व्यवस्था लाने का जिक्र है। आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब था? ये एक बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी बदलाव था। देखिए, जमींदारी व्यवस्था में सरकार और किसान के बीच में एक बिचौलिया होता था। जमींदार वो किसानों से लगान वसूलता, अपना बड़ा हिस्सा रखता और फिर बचा हुआ सरकार को देता था। और इसमें किसानों का बहुत शोषण होता होगा। बहुत ज्यादा। टीपू ने इस सिस्टम को ही खत्म कर दिया। रैयतवाड़ी व्यवस्था में सरकार ने सीधे किसान यानी रैयत से संपर्क साधा, लगान तय किया गया और उसे सीधे सरकारी अधिकारी वसूलते थे। तो बिचौलियां खत्म। हाँ, बिचौलियां खत्म। इससे दो बड़े फायदे हुए। एक, किसानों को शोषण से कुछ राहत मिली और दो, सरकार की आमदनी सीधे सीधे बढ़ गई क्योंकि बीच का हिस्सा खत्म हो गया। और इसी बढ़ी हुई आमदनी से वो अपनी मॉडर्न सेना का खर्च उठाता होगा। मतलब ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। सब कुछ जुड़ा हुआ था। और उसने सिर्फ अंदरूनी सुधार ही नहीं किए, वो विदेशों से भी रिश्ते बना रहा था। हाँ, फ्रांस, तुर्की, ईरान, ये उस वक्त के लिए बहुत आगे की सोच थी। बहुत आगे की। वो समझता था कि अंग्रेज एक ग्लोबल पावर है और उनसे लड़ने के लिए उसे भी ग्लोबल अलायंस बनाने होंगे। उसने अपने दूत फ्रांस भेजे, तुर्की के ऑटोमन सुल्तान के पास भेजे, ईरान भेजे, मॉरिशस भेजे। उसका मकसद क्या था? सिर्फ व्यापार? नहीं, सिर्फ व्यापार नहीं, वो अंग्रेजों के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाना चाहता था। उसकी तो ये तक योजना थी कि तुर्की और फ्रांस मिलकर मिस्र के रास्ते भारत पर हमला करें ताकि अंग्रेजों पर दो तरफ से दबाव बने। अच्छा। हाँ, हालांकि ये योजना कामयाब नहीं हुई, पर ये उसकी दूर की सोच को दिखाता है। और इसी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक ऐसा मोड़ आता है जो टीपू के लिए बहुत बहुत अहम साबित हुआ। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। जी। एक भारतीय राजा का यूरोप में हो रही एक क्रांति से इतना प्रभावित होना, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? ये कैसे हुआ? टीपू फ्रांसीसी क्रांति के 3 नारों से, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित था। वो इन विचारों में अपनी लड़ाई का अक्स देख रहा था। एक शासक जो एक विदेशी ताकत के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा है। और इसी जोश में उसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया। हाँ, ट्री ऑफ लिबर्टी, जो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का प्रतीक था। भी ली थी। ये तो फ्रांसीसी क्रांति के सबसे कट्टरपंथी लोग थे। मैसूर में बैठे एक भारतीय बादशाह का उनसे क्या लेना देना? यही तो बात है। ये तो कुछ ऐसा है जैसे आज कोई राष्ट्राध्यक्ष किसी दूसरे देश के विद्रोही गुट का सदस्य बन जाए। ये तो बहुत बड़ा राजनीतिक बयान था। आपने बिल्कुल सही समझा। ये एक बहुत बड़ा और शायद उसके लिए एक बहुत खतरनाक राजनीतिक बयान था। जैकोबिन क्लब का सदस्य बनकर और खुद को नागरिक टीपू कहलवाकर वो खुलेआम राजशाही के खिलाफ और लोकतंत्र के पक्ष में खड़े होने का संदेश दे रहा था, जो कि खुद एक बादशाह होते हुए बड़ी अजीब बात थी। अजीब बात थी, लेकिन उसका असली मकसद अंग्रेजों को चिढ़ाना और फ्रांसीसियों को अपनी तरफ करना था। पर अंग्रेजों ने इसे दोस्ती की तरह नहीं देखा। उन्होंने इसे अपने अस्तित्व पर सीधे हमले की तरह देखा। उन्हें लगा कि टीपू भारत में फ्रांसीसी क्रांति लाना चाहता है। बिल्कुल। और अगर वो कामयाब हो गया तो भारत में ब्रिटिश राज का सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और बस यहीं से तय हो गया कि अब टीपू और अंग्रेजों में से कोई एक ही बचेगा। और इसका नतीजा था तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक। इस युद्ध में टीपू की हार हुई। वो अकेला कैसे पड़ गया? फ्रांस से मदद नहीं की? नहीं, यहाँ अंग्रेजों की कूटनीति काम कर गई। उन्होंने हैदराबाद के निजाम और मराठों का अपने साथ मिला लिया। निजाम और मराठा दोनों ही मैसूर की बढ़ती ताकत से एक तरह से जलते थे और उसे अपने लिए खतरा मानते थे। अच्छा। अंग्रेजों ने इसी डर का फायदा उठाया। नतीजा ये हुआ कि टीपू को एक साथ 3 बड़ी ताकतों से लड़ना पड़ा, अंग्रेज, निजाम और मराठा। वो बहादुरी से लड़ा, पर आखिर में उसे हार माननी पड़ी। और इसके बाद हुई 1792 की श्रीरंगपट्टनम की संधि, जिसे टीपू के लिए बहुत अपमानजनक बताया जाता है। ऐसा क्या था इस संधि में? इस संधि ने सच में टीपू की कमर तोड़ दी। उसे अपना आधा राज्य अंग्रेजों और उनके साथियों को देना पड़ा। आधा राज्य? हाँ, उसे युद्ध के हर्जाने के तौर पर 3 करोड़ 30 लाख रुपए की भारी रकम देनी पड़ी। और सबसे ज्यादा अपमानजनक शर्त यह थी कि जब तक वो ये रकम चुका नहीं देता, उसे अपने 2 बेटों को, हाँ, ये तो बहुत ही, जिनकी उम्र सिर्फ 8 और 10 साल थी, उन्हें अंग्रेजों के पास बंधक के तौर पर रखना पड़ा। आप सोच सकती हैं, एक पिता और एक स्वाभिमानी शासक के लिए ये कितना बड़ा जख्म रहा होगा।
और इसी जीत के बाद तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वो मशहूर बात कही थी, मैंने अपने दोस्तों को ज्यादा मजबूत किए बिना ही अपने दुश्मन को पंगु बना दिया है। सही कहा। यहाँ दोस्त का मतलब निजाम और मराठा थे। कॉर्नवालिस ने उन्हें टीपू के राज्य का कुछ हिस्सा देकर खुश तो कर दिया, लेकिन इतना भी नहीं दिया कि वो भविष्य में अंग्रेजों के लिए खतरा बन सकें। ये ब्रिटिश कूटनीति का एक बेहतरीन उदाहरण था। लेकिन इसी दौर की एक और घटना है जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में मिलता है, श्रृंगेरी के शारदा मठ वाली घटना। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। 1791 में जब मराठा सेना ने श्रृंगेरी के शारदा मठ पर हमला करके उसे लूट लिया, तो मठ के शंकराचार्य ने टीपू से मदद की गुहार लगाई। और टीपू ने मदद की? हाँ, टीपू एक मुस्लिम शासक होते हुए न सिर्फ मठ को दोबारा बनाने के लिए पैसे और अनाज भेजा, बल्कि शंकराचार्य को लिखे खतों में बहुत सम्मान से बात की। ये घटना उस दौर की राजनीति की जटिलता को दिखाती है, जो सीधी सादी हिंदू वर्सेस मुस्लिम कहानी से कहीं ज्यादा गहरी थी। लेकिन टीपू ने हार नहीं मानी थी। वो फिर से अपनी ताकत जुटाने लगा और फिर आया आखिरी और निर्णायक दौर, 1799 का चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। हाँ, इस समय तक भारत में गवर्नर जनरल बदल चुका था। अब लॉर्ड वेलेस्ली आ गया था, जो कॉर्नवालिस से कहीं ज्यादा आक्रामक था। वेलेस्ली और उसकी सहायक संधि। बिल्कुल, उसकी सहायक संधि की नीति का एक ही मकसद था, भारत के सभी राज्यों को ब्रिटिश राज के अधीन लाना। और टीपू सुल्तान उसकी इस योजना के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा था। तो वेलेस्ली को बस एक बहाना चाहिए था। हाँ, और बहाना मिल गया। वेलेस्ली ने टीपू पर यह आरोप लगाया कि वो फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ साजिश कर रहा है, और इसी बहाने उसने मैसूर पर हमला कर दिया। और इस बार भी निजाम और मराठों ने अंग्रेजों का ही साथ दिया होगा। इस बार मराठे कुछ हद तक न्यूट्रल रहे, लेकिन निजाम पूरी तरह अंग्रेजों के साथ था। टीपू फिर से अकेला पड़ गया। अंग्रेजों ने चारों तरफ से श्रीरंगपट्टनम के किले को घेर लिया। और 4 मई 1799 को। हाँ, 4 मई 1799 किले की एक दीवार में दरार हो गई और ब्रिटिश सेना अंदर घुस गई। टीपू चाहता तो शायद भाग सकता था, लेकिन अपनी उस बात पे कायम रहते हुए कि शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, वो लड़ने के लिए गया और लड़ते लड़ते मारा गया। उसकी लाश उसके महल के दरवाजे के पास सिपाहियों के ढेरों के नीचे मिली। और टीपू की मौत के साथ ही मैसूर की जो स्वतंत्र सत्ता थी उसका भी अंत हो गया। बिल्कुल, अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर फिर से उसी वडियार वंश के एक छोटे बच्चे को बिठा दिया, उससे सहायक संधि साइन करवाई और असल में पूरे मैसूर पर अपना कब्जा कर लिया। टीपू का सारा खजाना लूट लिया गया। उसकी मशहूर लाइब्रेरी की किताबें लंदन भेज दी गईं। वो एक ताकतवर मॉडर्न राज्य बनाने का सपना हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो टीपू सुल्तान की कहानी ये वीरता की कहानी है, इनोवेशन की है और आखिर में एक दुखद अंत की कहानी है। वो अपने समय से बहुत आगे था, इसमें कोई शक नहीं। उसने नई तकनीक अपनाई, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझा, लेकिन शायद अपने ही देश के दूसरे शासकों का भरोसा जीतने में और अंग्रेजों की बढ़ती ताकत का सही अंदाजा लगाने में वो चूक गया। उनकी विरासत आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। टीपू ने जो कुछ भी किया, रॉकेट बनाए, विदेशों से संबंध जोड़े, अपनी सेना और प्रशासन को मॉडर्न बनाया, वो सब अंग्रेजों को भारत से बाहर रखने के एक बड़े मकसद के लिए था। वो शायद उस वक्त का अकेला भारतीय शासक था जो अंग्रेजों के असली इरादे और उनकी ताकत के असली स्रोत को पूरी तरह समझ चुका था। तो एक सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर टीपू ने अपनी कूटनीति थोड़ी अलग तरह से निभाई होती, तो क्या 18वीं सदी के भारत का इतिहास कुछ और हो सकता था? या शायद असली सवाल यह है, क्या उस वक्त कोई भी भारतीय शासक, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लेता, ब्रिटिश साम्राज्य की उस संगठित सैन्य और आर्थिक ताकत को रोक सकता था? या टीपू का अंत एक तरह से पहले से ही तय था, चाहे वो कुछ भी कर लेता? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास में शायद नहीं है।